हाय आज से स्टार्ट करने वाले हम संयम कोर्स को, जिसके अंतर्गत क्लास 11th के मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा, लेकिन थोड़ा संयमित होकर। तो जो सिलेबस में पहला चैप्टर है वो है चैप्टर सेट्स, और इस सेट्स में आज का लेक्चर डेडिकेटेड है, बेस्ड है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। सो लेट अस सी हाउ एंड what we are going to learn some new things. Okay, so सेट क्या है, इसको समझने के लिए हम चलते हैं जॉर्ज कैंटर के पास, जिन्होंने मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी को डेवलप किया था। सो सेट थ्योरी के डेवलपमेंट में जब उन्होंने सेट के डेफिनेशन के बारे में विचार किया, तो उन्होंने ये कहा कि the taking together into a whole of distinct well defined objects of our intuition or thought, मतलब इसको अगर हिंदी में कहा जाए टूटे फूटी भाषा में, तो इसका मतलब यही है कि हमारे विचार या सहज बुद्धि के अंदर जो जो ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट आ सकते हैं, उनको किसी समूह के अंदर डाल पाएंगे कि नहीं, ये तय करना हमारा काम है। और अगर वो हमारी सहज बुद्धि से सही तय हो पाते हैं कि वो उस पर्टिकुलर समूह के अंदर जा पाएंगे नहीं, तभी वो समूह वैसे ऑब्जेक्ट्स का जो बनेगा उसे हम सेट कहेंगे। लेकिन यहाँ इन दोनों डेफिनेशन में ज़रा विचार कीजिए। ये आपके टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन है जो कि सबको पता है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। तो यहाँ जब विचार करोगे तो आप पाओगे कि जो ऑब्जेक्ट्स के पहले इन्होंने कहा है कि वेल डिफाइंड, जो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। लेकिन यहाँ जो टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन है वो है अ कलेक्शन, जो कि वेल डिफाइंड है। लेकिन दोनों में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, हालांकि ये आगे चल के डेवलप हुआ है कुछ पैराडॉक्सेस और अदर चीज़ों पे जो इसके अगेंस्ट क्लेम किया गया था। एनीवेज, अब हम आते हैं, ये समझते हैं कि क्या इनकी दृष्टि से अगर समझा जाए तो हम उस चीज़ को समझ पाएंगे कि नहीं। तो इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ और आपको तय करना है कि आप सही उनके ऑब्जेक्ट्स को पहचान पाओगे कि नहीं। तो ये कुछ कलेक्शंस हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ कार्निवोरस एलिमेंट्स। तो जब भी आप कलेक्शन करते हो तो किसी न किसी डब्बे में आप डालते हो, तो इसके लिए जो डब्बा निर्धारित किया गया है वो है कर्ली ब्रैकेट। तो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो इसके एलिमेंट्स आ सकते थे, इसके जो ऑब्जेक्ट्स आ सकते थे, वो हमने इसमें डाले हैं। क्या है? कलेक्शन ऑफ कार्निवोरस एनिमल्स। ऑफ कोर्स टाइगर, फॉक्स, वोल्फ, लायन, लियोपार्ड। आप कुछ और भी सोच सकते हो। कलेक्शन ऑफ गुड पीपल हु गो टू टेम्पल। तो हमारे पास इसका कोई ऐसा एग्जैक्ट डेटा या फिर एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि कौन कौन से अच्छे लोग हैं जो कि मंदिर जाते हैं, क्योंकि आपके विचार में कुछ अलग आएगा, मेरे विचार में कुछ अलग आएगा। तो यहाँ पे हम क्लियरली ये देख पा रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो लोगे वो हम अच्छी तरीके से परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं हमारी सहज बुद्धि से, जो कि इस समूह के अंदर जा सके। इस वजह से ये जो कलेक्शन होगा वो सेट नहीं होगा। आगे आते हैं, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो ये समूह जो ऑब्जेक्ट्स का बनेगा उसमें 1 2 3 4 till 9 आएगा। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं अपनी बुद्धि से तो ये 1 से 9 तक ही आएगा, और जब आप इसको डिफाइन करोगे तब भी यही नंबर्स आएंगे, अगर आपके पास पूर्णतः नेचुरल नंबर का ज्ञान हो तो। यानी कि अगर ये समूह है तो फिर से हम इसको एक डब्बे में डालेंगे जो कि कर्ली ब्रैकेट दिया जाता है कॉन्वेंशनली। नाउ कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स, अगेन आप 2 से लेके आगे चलते जाओगे जहाँ तक आप जा सकते हो, तो ये भी एक सेट होगा, बिकॉज इसमें कोई विरोधाभास नहीं होने वाला। कलेक्शन ऑफ लकी नंबर्स, तो मेरे लिए तो हो सकता है कि लकी नंबर 9 हो, लेकिन आपके लिए क्या है ये आप तय करें। तो फिर से यहाँ पे विरोधाभास आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो लकी नंबर्स का आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, वो अलग अलग व्यक्ति के अनुसार अलग अलग है। तो ये व्यक्तिगत है कि कौन किसके लिए लकी नंबर है। तो यहाँ पे फिर से जो नंबर आप इस समूह में डालना चाहते हो वो वेल डिफाइंड नहीं है, इस वजह से इसका जो सेट कलेक्शन बनेगा वो सेट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट अ सेट, इट इज़ ऑल्सो नॉट अ सेट। तो अब हमने समझ लिया कि जो वेल डिफाइंड जो टर्म वहाँ पे क्वाइन किया गया कलेक्शन के पहले, उसका मतलब क्या है। यहाँ पे आप देखिए वेल डिफाइंड का मतलब क्या है।
इसको हम लोग अब समझ चुके हैं। तो अगर मैं इस वेल डिफाइंड कलेक्शन के लिए इस वेल डिफाइंड को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या है इसका मतलब कि वी कैन से वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन आवर कलेक्शन और नॉट। अगर हमें क्लियरली बता पाएँ कि कोई ऑब्जेक्ट जो हम लेने वाले हैं वो हमारे निर्धारित समूह के अंदर आ रहा है कि नहीं या आएगा कि नहीं, अगर ये क्लियरली डिफाइन हो जाए तो हम उस वेल डिफाइंड कलेक्शन को सेट कहेंगे। तो ये क्लियर था। हालांकि इसमें कोई बहुत बड़ा बात मैंने नहीं बताया है, क्योंकि इसमें जितने भी स्टूडेंट्स ने सेट की पढ़ाई अभी तक की होगी उसमें उनको क्लियरली बिना इस चीज़ को इतना डेप्थ में जाने हुए भी पता चल गया होगा कि कौन से कलेक्शन को हमें सेट कहना है, कौन से कलेक्शन को सेट नहीं करना है। आप कुछ और एग्जाम्पल्स देख के इस चीज़ को क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आपको ये तय करना है कि कौन कौन से कलेक्शन सेट्स हैं या नहीं हैं। तो जैसे कहा जाए कलेक्शन ऑफ द ब्रेवेस्ट फ्रीडम फाइटर्स, तो अगर मैं इनके ब्रेवेस्ट फ्रीडम फाइटर्स के कलेक्शन को अगर करने जाऊं तो ऑब्वियसली हम ये तय नहीं कर पाएंगे कि कौन से फ्रीडम फाइटर्स ज़्यादा ब्रेव हैं और कौन से कम ब्रेव हैं, क्योंकि हर एक फ्रीडम फाइटर हमारे लिए ब्रेव है, उनका कंट्रीब्यूशन महान है। तो ऑब्वियसली हम फ्रीडम फाइटर्स को किसी समूह के अंदर नहीं डाल सकते, वो उससे परे की चीज़ है अगर इसको ऐसे समझा जाए तो ये एक सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड रामायण, ऑब्वियसली बिकॉज इसमें आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि कौन कौन से लेटर से ये समूह बनेगा, तो इसलिए ये एक सेट होगा। कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 17, तो 17 से छोटे जितने भी ऑड नंबर्स हो सकते हैं जो आप समूह बनाओगे वो भी मैं ही बनाऊंगा, तो ये आपका एग्जैक्टली सेम होने वाला। कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन, अब इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशंस होंगे उनका एग्जैक्टली वही समूह बनेगा जो आप बनाने वाले हो और या फिर जो मैं बनाने वाला हूँ, दोनों बराबर होंगे, इसलिए ये भी एक सेट होगा। कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो ऑफ कोर्स कितने इवन प्राइम नंबर्स हैं, केवल एक, तो वो एक ऐसा समूह बनेगा, ऐसा कलेक्शन बनेगा जिसमें केवल एक नंबर आएगा और वो सर्वथा सबके लिए सेम होगा, इसलिए ये भी कलेक्शन एक सेट होगा। कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर सो फार फाउंड सो फार, तो अभी तक जितने भी प्राइम नंबर्स फाइंड किए गए हैं उनकी संख्या किसी ऑर्गेनाइजेशन, मैथमेटिकल ऑर्गेनाइजेशन के पास है और वो पब्लिक डोमेन में आप इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हो, तो उसकी संख्या एग्जैक्टली बताई जा सकती है और कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं उनको भी चिन्हित किया जा सकता है। इस वजह से ये जो कलेक्शन होगा प्राइम नंबर का वो भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है और ये सेट होगा। कलेक्शन ऑफ पीपल हु हैव रिसीव्ड कोविड-19 वैक्सीन, और इसके पास भी, इसके लिए भी सरकार के पास डेटा है और वो जो लोग हैं जिन्होंने ये कोविड-19 का वैक्सीन लिया है वो चिन्हित हैं, इस वजह से ये कलेक्शन एग्जैक्टली एक सेट होगा। बट कलेक्शन ऑफ पीपल सीवियरली अफेक्टेड बाय कोविड-19, हमें ये नहीं पता कि सीवियरली अफेक्टेड का पैरामीटर क्या है, किसी के लिए कुछ और हो सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ और हो सकता है, तो इसलिए ये जो कलेक्शन होगा वो एक सेट नहीं होगा। तो अब तक आपने समझ लिया कि हम सेट को कैसे पहचानेंगे और वो वेल डिफाइंड जो टर्म है उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। तो अब हम समझते हैं कि किसी सेट को कैसे लिखा जाएगा। सो वी आर नाउ गोइंग टू सी हाउ डू वी राइट अ सेट। तो किसी भी सेट को लिखने के लिए हमें दो बातों पे ध्यान देना है। पहला ये कि हम किसी सेट को कैसे डिनोट करते हैं एंड दूसरा कि हम किसी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन उससे पहले ये चीज़ आपको समझ लेना चाहिए कि किसी सेट के ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स इस सेट के अंदर जाते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को उस सेट का मेंबर कहा जाता है। अब यहाँ पे सेट को चूँकि रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, एक है डिनोटिंग अ सेट एंड दूसरा रिप्रेजेंट। तो डिनोटिंग अ सेट में ये
दो चीज़ें हैं। वी डिनोट सेट बाय अपर केस, जितने भी सेट्स हैं उनको अपर अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है, और उनके मेंबर्स को स्मॉल अल्फ़ाबेट्स या लोअर केस अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। तो छोटू ABCD हैं, या उससे हम लोग उनके मेंबर्स को, और जो बड़े वाले ABCD हैं उनसे हम लोग उसके सेट को डिनोट करते हैं। अगर कोई एलिमेंट मान लो कि x है जो इस सेट का मेंबर है, तो हम उसको लिखते हैं x एप्सिलॉन a, और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसको हम 2-3 तरीके से पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, या फिर इसको पढ़ा जा सकता है इज मेंबर ऑफ, या फिर इसको हम ऐसे ही पढ़ते हैं इज इन। मतलब अगर x a का हिस्सा है, सपोज कीजिए हमारे पास कोई एक सेट है लाइक दिस x a b एंड c, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये x a का हिस्सा है, तो अगर ये जवाब सही है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a। लेकिन अगर मैं पूछूं कि d उस a का हिस्सा नहीं है कि है, तो इसके लिए आपको जवाब देना है कि वो नहीं है, क्योंकि इस सेट के अंदर D नहीं है, तो इसलिए हम लिखेंगे D डज नॉट बिलोंग्स टू A। तो इस बिलोंग्स टू के साइन को केवल काट देना होता है। तो ये तो हुआ कि हम किसी सेट को कैसे डिनोट करते हैं। अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो रिप्रेजेंट करने के हमारे पास जो तरीके हैं वो दो हैं फिर से। वो है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई एक सेट है A, और उस सेट में हमने ये कहा कि इज कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, और मैंने यहाँ रिस्ट्रिक्शन दे दिया लेस देन 9। तो जब आप इसको कलेक्ट करोगे इन सारे नंबर्स को, तो आपके पास जो नंबर्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, ये हो सकते हैं 2, 4, 6 एंड 8। तो इस तरीके से जो आप लिखते हो, जिसमें सभी एलिमेंट्स को, सभी मेंबर्स को कॉमा से सेपरेट करके जब लिखा जाता है, तो उसे कहा जाता है रोस्टर फॉर्म। और इसमें ध्यान देना चाहिए कि जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो मायने नहीं रखता, क्योंकि हम इसको 2, 4, 6, 8 लिखें, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखें 8, 4, 6, 2, तब भी ये सेम सेट माना जाएगा। मतलब ऑर्डर के कोई भी हो रोस्टर फॉर्म में, वो एग्जैक्टली सेम सेट को रिप्रेजेंट करेगा। और इसको डिनोट करते हैं मान लीजिए ए से, जो कि यहाँ पे पहले से ही इसने कहा है। और दूसरी चीज़ बात कि हर एक एलिमेंट्स यहाँ पे डिस्टिंक्ट होने चाहिए। इसका क्या मतलब है, तो याद कीजिए अभी कुछ देर पहले मैंने एक सेट लिया था रामायण। सो मान लीजिए यहाँ पे कोई सेट है RAMAYN, रामायण के वर्ड के लेटर्स से बनने वाला कोई सेट। तो इसके अगर आप सेट बनाओगे, तो मान लेते हैं कि वो सेट डिनोट करते हैं B से। तो जब आप इसको कलेक्ट करोगे, तो इसमें R आएगा, A आएगा, M आएगा, Y आएगा और N आएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज हम जो रिपीटेड लेटर्स हैं उनको नहीं लिखने वाले हैं। तो रोस्टर फॉर्म के अंदर ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। जब भी हम रोस्टर फॉर्म लिखें, तो रोस्टर फॉर्म के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे उनको कॉमा से सेपरेट करके लिखना है, एंड ऑर्डर मायने नहीं रखता है। एंड तीसरी बात कि सभी एलिमेंट्स इसके डिस्टिंक्ट होने चाहिए। जो इम्पॉर्टेंट है वो है सेट बिल्डर फॉर्म, और इसी फॉर्म में प्रायः आपको हायर मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट मिलेंगे जब आप आगे जाओगे तो। और इसमें लिखना अपने आप में एक अच्छी प्रैक्टिस समझी जाती है मैथमेटिक्स में। तो समझते हैं ये क्या है। सेट बिल्डर फॉर्म में तीन चीज़ें आपको फिर से समझने के लिए हैं। इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। अ वेरिएबल, तो उस वेरिएबल को सपोज कीजिए हमने कह दिया कि वो वेरिएबल, मान लीजिए कि कोई एक वेरिएबल है x, और दूसरा चीज़ है इसके अंदर इसका वर्टिकल लाइन या कोलोन। तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा या फिर आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा, इन दोनों में से कोई एक। और इसे जनरली हम लोग पढ़ते कैसे हैं, सच दैट।
एंड तीसरी बात, कंडीशंस ऑन द वेरिएबल, जो वेरिएबल आप लिखने वाले हो उसके ऊपर कुछ ना कुछ कंडीशन होगा, तो ये आपको समझना है कैसे। तो सपोज कि यहाँ पे 2 4 6 8 है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? इसको लिखने का तरीका है, इस सेट A को A इज इक्वल टू X सच दैट X इज एन इवन नंबर, बट यह क्या है? लेस देन 9। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और ये एक सेट बिल्डर फॉर्म होगा। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म को बिल्कुल मैथमेटिकली और सोफिस्टिकेटेड तरीके से लिखने के लिए कुछ रिजर्व्ड सेट्स की आवश्यकता होती है, और उन सेट को, जो कुछ इम्पॉर्टेंट सेट्स हैं, उनको पहले समझ लेते हैं, तो हम समझेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म को और भी अच्छी तरीके से हम कैसे लिख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट सेट्स हैं जिनको हमें समझना है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, बाय द वे जितने सिंबल्स आपको दिख रहे हैं, इन सिंबल्स को हम लोग को, जो टाइपोग्राफी की भाषा में इसको बोलते हैं ब्लैक बोर्ड सिंबल्स। अगर ये कहा जाए ब्लैक बोर्ड N है, ये ब्लैक बोर्ड Z है, ये ब्लैक बोर्ड Z+ एंड सो ऑन। लेकिन आप अगर इसको लिखना चाहो अपने तरीके से, तो आप ऐसे लिख सकते हो प्रैक्टिस करके N और ऐसे। हालांकि जो आपके बुक में ऐसे सिंबल दिए जाएंगे नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो बिल्कुल बोल्ड N होगा। तो जहाँ भी आपको बोल्ड N या बोल्ड Z और बोल्ड N में से कोई भी दिखे, तो उसको समझ लेना कि वो एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आपको बचपन से पता है, उसके एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा वी डोंट नो, और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री में पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में नेचुरल नंबर में 0 भी शामिल किया जाता है। एनीवे, वी आर इन इंडिया, हम लोग भारत में हैं, तो हम लोग भारत की चीज़ों को फॉलो करेंगे। नाउ सेट ऑफ इंटीजर्स को आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, और Z इंटीजर्स का मतलब है कि 0 तो आएगा ही, देन आएगा प्लस और -1, प्लस और -2, प्लस और -3 एंड सो ऑन। Z+ का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है 0 से ऊपर जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ध्यान रहे यहाँ नेचुरल नंबर और Z+ एक जैसे हैं। नाउ Z- का मतलब है इन्हीं सभी नंबर्स को आपको नेगेटिव दे देना है साइन, तो हो जाएगा -1, -2, -3 एंड सो ऑन। Q रैशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, अब चूंकि रैशनल नंबर हमारे पास जो हैं वो स्पेसिफिक सीरीज़ में नहीं है। यहाँ पे एक स्पेसिफिक सीरीज़ है कि -1 के बाद क्या आएगा -2, लेकिन रैशनल नंबर में हमारे पास ऐसा कोई पैटर्न नहीं है जिससे हम एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर सकें कि 1/2 के बाद क्या आने वाला है, क्योंकि रैशनल नंबर्स इन्फिनिट हैं। किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो अगर हम दो रैशनल नंबर कोई भी लेंगे तो उसके बाद अगला रैशनल नंबर कौन सा आएगा वी एग्जैक्टली डोंट नो। इसलिए इसको हमें लिखना पड़ता है सेट बिल्डर फॉर्म में। और आप समझ गए कि अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार हम उन सभी एलिमेंट्स को या मेंबर्स को आसानी से पैटर्न के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं। तो यहाँ पे जो सेट रैशनल नंबर का डेफिनेशन है वो सीधे सीधे हमें सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे रैशनल नंबर कैसे लिखना है, कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, यहाँ लिख रहे हैं p/q एंड देन कोलोन सच दैट p जो होगा वो हो सकता है क्या, कोई भी इंटीजर z+, not z+, it can be negative as well, so it is not necessary that it is going to be a z+. So let me quickly erase this thing. All right, so okay, तो ये कोई भी इंटीजर हो सकता है एंड देन q भी हो सकता है कोई भी इंटीजर। बस ये काम हो गया, इससे रैशनल नंबर एग्जैक्टली पता चल गया। क्यों, क्योंकि आप अगर कोई भी दो इंटीजर्स का रेशियो लोगे तो ये जो बनेगा वो रैशनल नंबर ही बनेगा। अब आते हैं एक और इसी से मिलता जुलता चीज़ कि अगर मान लीजिए हमें q पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करना हो सेट बिल्डर फॉर्म में तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब
हमें पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को अगर लिखना पड़े, नौबत आ जाए, तो कैसे लिखेंगे? सिंपल, वी आर गोइंग टू राइट p by q so that p belongs to रेशियो दो नंबर्स का पॉजिटिव तब आता है जब न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो एंड डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो, या फिर ऐसे भी लिखा सकता है p by q so that p और q दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाएं। सो ये नेगेटिव भी हो सकता है दोनों के दोनों, और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तो रेशियो जो होगा वो रैशनल नंबर का बन जाएगा। तो ये लिखने का जो तरीका है वो है सेट बिल्डर फॉर्म का, लेकिन जो सिंबल्स हैं वो रिजर्व्ड है। अब आते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में इररेशनल भी आता है, रैशनल भी आता है। जितने भी नंबर्स आप अब तक देखते आ रहे हो वो सारे रियल नंबर्स ही हैं। तो रियल नंबर्स की प्रैक्टिस आपको ऐसे लिखना है, रियल, एंड देन इसके अंदर कोई भी अब तरीका नहीं है लिखने का, इसको रियल को वैसे ही लिखते हैं हमेशा, रियल। हालांकि अगर आप इसको समझोगे तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो सभी नंबर क्या कहलाएगा? रियल नंबर। इसके लिए दो चीज़ें और हो सकती हैं सिंबल वाइज, रियल पॉजिटिव एंड रियल नेगेटिव। रियल पॉजिटिव रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और रियल नेगेटिव रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। इसी कड़ी में अगर मैं कहूँ कि एक सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल है, आपको सी दे देना है एंड देन उसको बीच से काट देना है। तो इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। अगर प्रैक्टिस ना हो तो डजंट मैटर, आपके पास आपके लिए रेडीमेड सिंबल ऑलरेडी है, नेचुरल नंबर। एन आप लिखोगे तब भी कोई ये समझ जाएगा कि वो नेचुरल नंबर ही है। लेकिन मेरा बस इतना आपसे रहेगा कि अगर मैथमेटिक्स को बहुत अच्छी तरीके से समझना है और एक अच्छे मैथमेटिशियन की तरह आपको लिखना है, व्यवहार करना है, तो उसके लिए इन सभी तरीकों को अपने डे टू डे मैथमेटिक्स प्रैक्टिस में अपनाना होगा। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स पे जहाँ पे हमें सेट्स को दोनों फॉर्म में लिखना होगा। तो फिर से उन्हीं कलेक्शंस को मैंने लिया है और यहाँ पे हम सेट्स को लिखने वाले हैं रोस्टर फॉर्म में भी और साथ साथ सेट बिल्डर फॉर्म में भी। तो पहला कलेक्शन जो था वो तो पहले से ही वो नहीं था सेट, तो इसको हम छोड़ देंगे और यहाँ रामायण को हम लिखने वाले हैं रोस्टर फॉर्म में। तो मान लेते हैं कि वो कोई सेट है, रिप्रेजेंट करता है बी, और यहाँ आपको हालांकि बता दिया था उसमें क्या करना होगा, जितने भी इसके लेटर्स हैं उनको इकट्ठा करना है, लेटर्स रिपीट नहीं होने चाहिए, और साथ ही साथ ऑर्डर मायने नहीं रखता है। तो ये जो होगा वो बन जाएगा रोस्टर फॉर्म। अब आप ध्यान से सोचिए कि हमारे पास ऐसा कोई कंडीशन इस पर नहीं दिया सकता जिससे कि वो एक सेट बिल्डर फॉर्म का फॉर्म हासिल कर पाए, तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में वैसे ही छोड़ देंगे। ओके, सो अब आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे जहाँ कहा गया कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 17। तो अब इसको जब रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 देन 3 5 7 9 11 देन 13 15। तो ये पूरा का पूरा हमें वो सेट मिल गया जिसके अंदर नंबर्स ऑड हैं और वो 17 से लेस हैं। अब मान लो कि हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़े तो कैसे लिखा जाएगा? किसी भी ऑड नंबर को या तो हम 2n-1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर 2n+1 से। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे लिखोगे x सच दैट x पे कंडीशन देना है। कंडीशन क्या होगा? 2n-1। 2n-1 में n की वैल्यू पे अब हमें रिस्ट्रिक्शन भी देना होगा क्योंकि हम x पे रिस्ट्रिक्शन लाना चाहते हैं जो कि n पे डिपेंडेंट हो गया है। तो अब उस n के लिए रिस्ट्रिक्शन क्या होगा? तो ऑब्वियसली हम ये देखने वाले हैं कि यहाँ पे नंबर्स कितने थे और n की उतनी ही संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर हमारे पास ये 8 है तो हम यहाँ लिखने वाले हैं n लेस दैन और इक्वल टू 8, एंड n की वैल्यू जो होगी वो बिलोंग करेगी नेचुरल नंबर से।
तो अब ये क्लियरली पता चलेगा किसी को भी ऐसा देखते ही कि अच्छा हमें n की वैल्यू स्टार्ट करनी पड़ेगी 1 से, बिकॉज n की वैल्यू बिलोंग करती है नेचुरल नंबर से, और इसमें पुट करते चले जाना है कहाँ तक, 8 तक। तो जैसे ही वो आखिरी नंबर 8 पुट करेगा उसे यहाँ आपका आखिरी नंबर 15 मिल जाएगा, और n की वैल्यू 1 वो पुट करेगा कोई भी, तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 1। तो इस तरीके से हमने सेट बिल्डर फॉर्म में इस चीज़ को डिफाइन किया। सेट बिल्डर फॉर्म में प्योरली मैथमेटिकली डिफाइन करना थोड़ा सा ट्रिकी है बट इंटरेस्टिंग है, आप इस पर पूरी प्रैक्टिस कीजिए। अब आते हैं हम लोग अपने चौथे एग्जाम्पल पे, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे सो यू विल गेट 3 नंबर्स, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू 1/3। तो आपको केवल अब इसको लिखना पड़ेगा कैसे। अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो मान लेते हैं कोई एक कलेक्शन है D और सेट है D, और इस सेट के अंदर रोस्टर फॉर्म में ये 3 नंबर्स आएंगे, कौन कौन से, 1/2, 1/3 एंड 2। आप चाहो तो ऑर्डर में भी लिख सकते हो, 1/3 सबसे छोटा है तो, एंड सो ऑन। अब इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे x such that x is solution of x minus 1 times x 2x minus 1 times 3x minus 1 is equal to 0। हालांकि इसमें थोड़ा सा आपको वियर्ड लग रहा है, आपको लगा भी होगा, क्यों, क्योंकि x इज सोल्यूशन ऑफ का मतलब आप कह रहे हो कि इसको सॉल्व करके जो लाना है। तो अगर मैं इतना सफिशिएंटली कहूँ कि दिस इज इक्वल टू 0 तो इस सोल्यूशन ऑफ लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप ये फॉर्म लिखते हो तब भी इसको सही माना जाएगा, लेकिन थोड़ा सा और प्रिसाइज लिखना पड़े तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x minus 1 2x minus 1 टाइम 3x minus 1 इज इक्वल टू 0। दैट्स इट, ये क्लियर है। लेकिन आपको यहाँ पे अगर x के बारे में बताना है कि वो कैसे नंबर्स हैं, तो यहाँ तो अब सीधे क्लियरली कहा गया कि सभी रियल नंबर्स हैं। तो जो इस रियल नंबर के लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप रियल नंबर का पार्ट दोनों में जोड़ दोगे। कैसे करोगे आप, सिंपल, यहाँ लिखने वाला कॉमा देके x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ भी कॉमा देके आप लिख देना x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अब ये क्लियरली एक मैथमेटिकली सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेड सेट है। अब आते हैं अपने फिफ्थ पार्ट पे, कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर। सो कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर, इसको मान लेते हैं सेट E, और इसमें जो नंबर होगा वो केवल होगा 2, और यहाँ अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़े तो लिखेंगे x such that x is an even prime number, that's it। इसको और ज़्यादा मैथमेटिकली लिखना होगा तो हमें लिखना पड़ेगा x is equal to 2n and then n is equal to 1, लेकिन उसमें फिर इवन प्राइम नंबर वाला जो मेन कैच था इसका वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो हमें इस पार्ट को रखना ही पड़ेगा। सिक्स्थ है कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स फाउंड सो फार। अब इस कलेक्शन को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना मुश्किल है, क्यों, क्योंकि हमने अभी तक जितना कलेक्शन फाइंड आउट किया है उसका सेट लिखना असंभव है एक रोस्टर फॉर्म में। और अगर हम प्राइम नंबर के पैटर्न को जान पाते तो ये दिक्कतें नहीं होती। तो चूँकि प्राइम नंबर का पैटर्न नहीं है तो हम उसको रोस्टर फॉर्म में कुछ बात तक छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ किसी को पैटर्न नहीं दिखेगा, तो हमें वहाँ पे डायरेक्टली डालना ही पड़ेगा कि वो प्राइम नंबर्स हैं। इसलिए हमें इसको लिखना चाहिए क्या, x such that x is a prime number, that's it। तो अब तक जो भी फाइंड किया गया होगा वो एक प्राइम नंबर का सेट यहाँ बना देगा। Now the seventh one is a collection of people who have received COVID-19 वैक्सीन। तो यहाँ लिखना इसके लिए असंभव, बट इज अ सेट, आप समझ चुके हो, और ये तो सेट है ही नहीं। तो इस तरीके से हमने सीखा कि सेट बिल्डर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में किसी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को लिखते कैसे हैं। तो आप जब NCERT की बुक देखोगे तो उसमें पहला एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है, दूसरा एक्सरसाइज इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस आप कर सकते हो। सो अब जानते हैं साइज ऑफ अ सेट
या फिर कार्डिनैलिटी। साइज ऑफ अ सेट का मतलब क्या है कि हम किसी सेट को दूसरे सेट से कैसे कंपेयर करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि उसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट के पास कितने एलिमेंट्स हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा हम समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक सेट गिवन है लाइक 1 2 3 4 और सेट बी मैंने लिखा x such that x is an even number and C कोई सेट में लिखा y such that y plus 1 is equal to 9, जहाँ पे y बिलोंग करता है किसी इंटीजर से। तो ये तीन सेट पे ज़रा विचार कीजिए। इन तीनों सेट पे विचार करने से आपको पता चलता है कि अगर मैं इस 1 2 3 4 के सेट में एलिमेंट्स की संख्या काउंट करूं एक्सक्यूज मी, तो वो जो एलिमेंट्स मिलेंगे उनकी संख्या कितनी होगी 4। और इसके एलिमेंट्स की संख्या अगर फाइंड करें तो हम इसको नहीं फाइंड कर सकते, इट इज़ इन्फिनिटी, बिकॉज हम इसमें नहीं कुछ भी कमेंट कर सकते हैं कितने नंबर्स हों। और इसमें क्या मिलेगा, संख्या 1। तो जो संख्या मिली है इसी को इस सेट का कार्डिनैलिटी कहा जाता है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट इज कार्डिनैलिटी। तो हम उसको डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। और कार्डिनैलिटी को डिनोट करने का तरीका है, अगर कोई सेट ए है तो फॉर सेट ए cardinality is denoted as वर्टिकल बार के अंदर लिख देना है ए। हालांकि इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या डिनोट कर रहा है, बिकॉज ऐसे सिंबल्स या फिर CARDA, लेकिन सबसे जो एक्सेप्टेड सिंबल है वो है NA। और ये एग्जैक्टली बताता भी है कि ये कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए। इसका मतलब कि इस सेट के लिए हमें नंबर ऑफ ए लिखना होगा, तो वो लिखना होगा 4। और ऐसे सेट के लिए नंबर ऑफ ए जो होगा वो होगा इन्फिनिटी, और ऐसे सेट के लिए नंबर ऑफ ए जो होगा वो उसको लिखेंगे 1। लेकिन अब इन तीनों सेट्स के अलग अलग नाम हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ए यहाँ पे फाइनाइट है, तो हम ऐसे सेट्स को कहेंगे फाइनाइट सेट्स जिसमें हम एग्जैक्टली नंबर बता सकें कि वो कितने हैं। सो ये जो सेट होगा इसको हम बोलेंगे फाइनाइट, क्योंकि इसमें हमें एग्जैक्टली पता है कि कितने नंबर्स हैं। बी जो सेट होगा वो सेट कहलाएगा इनफाइनाइट, जिसमें आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि कितने नंबर्स हैं, लेकिन फिर भी आप सेट तैयार कर सकते हो। और सी जिसमें केवल एक ही एलिमेंट आने वाला है, वैसे सेट्स को कहा जाएगा सिंगलटन सेट। और यहाँ पे क्लियर है, सिंगलटन SINGLE, सिंगलटन जिसमें एक ही सेट एलिमेंट हो उसको कहेंगे सिंगलटन। लेकिन जरा ऐसे सेट पे विचार कीजिए। मान लीजिए किसी ने ऐसे सेट को डिफाइन किया, लेट्स से कोई सेट है E एंड मैंने यहाँ कह दिया x such that x square plus 1 plus x is equal to 0 and x belongs to real number। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले जो जो सॉल्यूशंस मिलेंगे उन्हीं का हमें एक सेट तैयार करना है। तो ज़रा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो क्राइटेरिया है वो अप्लाई करोगे। रियल सॉल्यूशंस तब मिलता है जब इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो या इक्वल टू 0 हो। तो जब इसका डिस्क्रिमिनेंट आप फाइंड करोगे, सो यू विल गेट -1 स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर माइनस 4 ऐसे होता है। तो b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 टाइम्स 1, जिससे ये जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी नेगेटिव। इससे पता चलता है कि इसके पास रियल सोल्यूशन नहीं है, इट हैज़ नो रियल सोल्यूशन। जब ये रियल सोल्यूशन नहीं है तो इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। तो ऐसे सेट के अंदर जिसके पास कोई
एलिमेंट ना हो, तो ऐसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट ना हो उसे कहते हैं हम लोग एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या नल सेट। सो ये है एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या फिर नल सेट। और इसको डिफाइन करने के लिए क्या लिखेंगे? द सेट which has no element। तो ये भी एक तरीके का सेट है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। हालांकि इसको समझने का बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। इसको हम कहते हैं द सेट ऑफ नथिंग, और इसको डिनोट करने का तरीका है फाई, जो सिंबल है फी इसको पढ़ते हैं या फिर फाई। ओरिजिनली इसको फी पढ़ा जाता है बट एक्सेप्टेड हम लोग ज़्यादा चलन में है फाई। सो ये फाई से डिनोट किया जाता है किसी भी एम्प्टी सेट को, और एम्प्टी सेट यानी कि फाई को हम लिखते हैं ऐसे जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप किचन में जाने वाले हैं और किसी ने ये कहा कि ये जस्ट टेक नथिंग फ्रॉम किचन, तो आप मतलब किचन में से नथिंग लेके आओ, किचन में से कुछ नहीं लेके आओ। तो जो आप लेके आ रहे हो वो क्या है? कुछ नहीं। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट है कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है। इट इज़ अ सेट बट ऑफ नथिंग। ये एक सेट है जिसमें कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें है। क्या है वो? कुछ नहीं। मैं हो जाता हूँ यहाँ से गायब, और आप चाहें तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सभी डेफिनेशंस का। ऑलराइट, सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम समझते हैं इन सभी को, इनके जो एग्जांपल्स हैं उनके आधार पे। इन्फिनाइट है सेट विच हैज़ इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज टी कोई एग्जांपल है। अ सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, ऑब्वियसली एक प्लेन के अंदर लाखों करोड़ों ट्राइंगल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, इसलिए जो ट्राइंगल का सेट होगा प्लेन के अंदर वो एक इन्फिनिट सेट को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ द फाइनाइट सेट में एक कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, वो एम्प्टी सेट को अलग मानते हैं। ऐसा नहीं है, एम्प्टी सेट को भी फाइनाइट सेट माना जाएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट में जो नंबर है वो सीमित है, 0, उसके अंदर कुछ नहीं है। इसका मतलब उसमें जो संख्या है वो फाइनाइट सेट के डेफिनेशन को एग्जैक्टली फॉलो करता है। तो वो फाइनाइट सेट का डेफिनेशन क्या है? सेट विच इज़ एम्प्टी और हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे x इज इक्वल टू 2n, जहाँ पे n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो अगर आप इसको फाइंड आउट करोगे सो ऑब्वियसली जो नंबर्स मिलेंगे उसकी संख्या सीमित होगी, क्योंकि x की वैल्यू n की वैल्यू में रखना है z पॉजिटिव। सो यू विल गेट 2 देन 4 देन 6 एंड देन 8, क्योंकि हमें 4 ही संख्या रखनी थी, तो इस वजह से ये संख्या इसकी सीमित है। तो नंबर ऑफ, अगर इसको ई को फाइंड आउट करें तो इसकी मिलेगी 4, इस वजह से ये इनफाइनाइट होगा। अ सेट विच हैज़ ओनली 1 एलिमेंट, जिसके लिए सिंगलटन सेट हो सकता है। तो अगर आप इसको फाइंड करने जाओगे एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी से, 2 टू द पावर y इज इक्वल टू मिलेगा 4, जिससे y की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे ऑफ कोर्स 2, और यहाँ पे y बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर है। इस वजह से इस सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट मिलने वाला है, दैट इज़ 2, और ये एक सिंगलटन सेट है। एम्प्टी सेट द सेट विच हैज़ नो एलिमेंट। अगर मैं कहूँ x इज एन इवन प्राइम नंबर लेस देन 2, तो 2 से छोटा कोई इवन प्राइम नंबर नहीं मिलेगा, इस वजह से ये फिर से सेट मिलेगा, वो मिलेगा एम्प्टी, दैट इज़ 5। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ तक कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे पास क्या है। तो हमारे पास ये एक्सरसाइज है जिसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड में कुछ सेट्स दिए गए हैं डिफाइन करके, और आपको ये तय करना है कि वो सेट क्या होंगे, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सिंगलटन, एम्प्टी, या फिर ऐसा सेट जिसके पास कार्डिनैलिटी 2 है, यानी कि उसके पास 2 एलिमेंट्स हैं। तो देखते हैं क्या है। अ सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, अ सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर ऑब्वियसली 12 होते हैं, तो ये होगा फाइनाइट। तो इसका मतलब कि जो A के पास मैचिंग मिलेगा वो मिलेगा P के लिए। ध्यान रहे यहाँ जो मैच कॉलम है वो जिस तरीके से IIT में पूछा जाता है कुछ वैसा ही है, कि अगर इसके साथ इधर जो आपके पास ऑप्शंस हैं उसके एक से अधिक मैच हो सकते हैं।
आप समझ पा रहे हो क्यों? बिकॉज अगर एम्प्टी सेट जिसके पास होगा वो तो अपने आप फाइनाइट हो ही जाएगा, या फिर सिंगलटन होगा वो भी फाइनाइट हो जाएगा, या फिर सेट विथ कार्डिनैलिटी 2 होगा तब भी वो फाइनाइट हो जाएगा। ओके, सो नाउ सी द सेट ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर लाखों करोड़ों जितने भी लाइंस आप ड्रॉ करना चाहो यू कैन ड्रॉ इट सेफली। इस वजह से ये सेट हो जाएगा इनफिनिट। तो बी के साथ जो मैच होगा वो मिलेगा पी को, ना सॉरी क्यू को। नाउ द सेट y लेस देन 2 एंड y ग्रेटर देन 5। यहाँ पे जो एंड है उस पर आप ध्यान दीजिए, मतलब एक ऐसा संख्या बताना है जो इंटीजर हो और उस संख्या के पास प्रॉपर्टी क्या है कि वो संख्या 2 से छोटी हो और साथ ही साथ 5 से बड़ी हो। तो कोई ऐसा इंटीजर बताइए जो 2 से छोटी और 5 से बड़ी एक साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं मिल सकता आपको। इस वजह से ये जो सेट मिलेगा वो मिलेगा फाई, ये होगा एम्प्टी सेट, और इस वजह से इसका जो ऑप्शन मिलेगा वो होगा एस। और चूंकि ये एम्प्टी है इसलिए वो फाइनाइट भी होगा, तो इसके साथ हो जाएगा पी। Clear? I think it is clear to you. The set of circles having center at 2,1. तो मान लेते हैं कि एक प्लेन में जैसे 2,1 यहाँ पर स्थित है और 2,1 जिसका सेंटर है, तो इसके हम पता नहीं कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। We have no idea. Infinite. इस वजह से ये इस D का जो मैच मिलेगा वो मिलेगा अगेन Q infinite. The set of circles center at 0, 0 with radius 5. आप समझ रहे हो, सेंटर 0, 0 है और रेडियस 5 है, तो केवल और केवल एक ही सर्कल ऐसा ड्रॉ किया जा सकता है। इसलिए ये जो सेट मिलेगा वो मिलेगा सिंगलटन एग्जैक्टली। तो इसलिए हो जाएगा ये R, और चूंकि सिंगलटन हो गया तो इसलिए फाइनाइट बन गया, इसलिए हो गया P। नाउ द सेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद सॉल्यूशन 1 and 4। तो अगर 1 और 4 को सॉल्यूशन लेते हुए क्वाड्रेटिक हमें लिखने पड़े तो ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस लिख सकते हैं। कैसे? आप समझिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक आप लिखोगे तो जिसके पास ये 2 फैक्टर्स होने चाहिए, x-1 एंड x-4। लेकिन मैं क्या करूँगा कि यहाँ का जो कोफिशिएंट है बदलते जाऊँगा और उस केस में ये उसी 1 और 4 को सेटिस्फाई करता हुआ मिलेगा। दैट इज़ अगर मैं लिखूँ 3 तब भी वो सेटिस्फाई होगा, 8 तब भी सेटिस्फाई होगा, 18 लिख दूँ तब भी सेटिस्फाई होगा, 218 लिख दूँ तब भी सेटिस्फाई होगा। तो इस वजह से 1 और 4 को सॉल्यूशन लेते हुए जितने क्वाड्रेटिक ड्रॉ किए सकते हैं, लिखे जा सकते हैं, उन सभी क्वाड्रेटिक की संख्या जो है वो अनंत है। इसलिए ये जो सेट होगा फिर से बन जाएगा इनफिनिट। इसलिए F के लिए जो मैच मिलेगा करेक्ट वो होगा Q। ना तो सेट G 3x - 1 = 0 और x = नेचुरल नंबर। आप समझ गए हो, ये होने वाला है सिंगलटन, दैट इज R, और चूंकि R सिंगलटन फाइनाइट होगा, दैट इज P। नाउ द सेट H जिसमें 4x² = 1 है, तो अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो यू विल गेट 4x² = 1, जिससे क्वाड्रेटिक के पास सॉल्यूशन मिल जाएंगी x = ±1/2, और +or-1/2 यानी कि वो रैशनल नंबर है। इस वजह से इसके पास कितने एलिमेंट्स मिल रहे हैं? 2, और वो है सेट विथ कार्डिनैलिटी 2, तो इसलिए इसके लिए मिल जाएगा T, और चूंकि फिर से कार्डिनैलिटी 2 है, फाइनाइट है, तो P भी इसके साथ हो जाएगा। एट द सेट ऑफ पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन से पास होने वाले जितने भी परपेंडिकुलर लाइंस हो सकते हैं उनके जो पेयर बनेंगे उनकी संख्या कितनी है? तो एक पेयर तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पहले से ही है, लेकिन क्या यही है? नहीं, आप यहाँ से ऐसे भी परपेंडिकुलर हो सकते हो, ये और ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है, एक ऐसा पेयर मिल गया x' y' का। ऐसे ओरिजिन से पास होने वाले बहुत सारे पेयर्स बनाए जा सकते हैं। इस वजह से ये मिल जाएगा फिर से Q, दैट इज़ इनफिनिट। तो इस एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया एंड मैं फिर से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपने कुछ ज़रूर सीखा ही होगा। सो अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अब हमारे पास क्या है। इसके बाद हम समझना शुरू करेंगे कि कंपेयरिंग 2 सेट्स, हम 2 सेट्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो 2 सेट्स को कंपेयर करने के लिए आपको उनके साइज़ पे ध्यान देना होगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक सेट है A जिसके पास एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8। कोई एक सेट है B
जिसके पास एलिमेंट्स हैं, सपोज कीजिए इस तरीके से डिफाइंड एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 6 एंड एक्स बिलोंग्स टू लेट अस से रियल नंबर, वी डोंट केयर। तो अगर आप इसके एलिमेंट्स को काउंट करोगे तो मिल जाएगा नंबर ऑफ ए इज गोइंग टू बी 4, और जब इसके एलिमेंट्स को काउंट करोगे तो मिल जाएगा केवल 2। हमने कोई ऐसा सेट लिया C और यहाँ मैं लिखा कि V, जहाँ पे V रिप्रेजेंट्स वेद इन हिंदू कल्चर। तो जो हमारा हमारी जो हिंदू संस्कृति है उसमें वेद कितने हैं ये बताता है कि कौन कौन से वेद होंगे। तो ऑब्वियसली आपको पता है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, तो ये 4 हैं। तो इसकी जो कार्डिनैलिटी होगी, अगर आप इसको चारों को लिखोगे तो उसके बाद जो कार्डिनैलिटी मिलेगी नंबर ऑफ C वो मिल जाएगा 4। तो अब आप ध्यान दोगे A और C के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, तो हम A और B को कहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स, सॉरी A एंड C को कहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। लेकिन अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स में क्या होगा, जब सेट्स के पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हों, 2 सेट्स के पास। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई तीसरा सेट है, चौथा सेट D, जिसके पास हमने एलिमेंट्स लिए 8, 4, 2, 6। सो इस केस में भले ही ऑर्डर इसका अलग होगा A से, बट हम A और D को क्या कहेंगे, इक्वल सेट्स। और अगर ये इक्वल होंगे तो हम लिखेंगे A इज इक्वल टू B। तो यही है कंपेयरिंग टू सेट्स, जिसमें हम 2 सेट्स को इक्वल मान सकते हैं। तो चूंकि हम अब सेट्स को कंपेयर कर सकते हैं, तो अब हम समझते हैं कि सबसेट ऑफ अ सेट क्या होता है। तो सबसेट ऑफ अ सेट में हमें सबसे पहले समझना है कि सबसेट का डेफिनेशन क्या है। तो सबसेट का डेफिनेशन सिंपल है, अगर हमारे पास कोई एक सेट B हो जिसके सारे एलिमेंट्स A में भी हों, तो B को A का सबसेट कहा जाता है। तो इसके लिए आप ऐसा समझिए कि मान लेते हैं कि हमने कोई एक सेट लिया A, जिसमें हमने कुछ एलिमेंट्स लिए हैं लाइक 2, 3, 4, 6 एंड 7, और मैंने दूसरा सेट लिया B और इसके लिए एलिमेंट्स लिया मैंने सपोज कीजिए 6, 7 एंड 4। तो आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि B के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो इस A के अंदर भी हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, B इज सबसेट ऑफ A। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये जो सिंबल है इक्वल टू का, ये इस बात को बताता है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि कोई एक सेट A के बराबर भी हो सकता है। तो अगर हम उस केस को कंसिडर ना करें तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट मिलेगा वो मिलेगा प्रॉपर सबसेट का। तो प्रॉपर सेट का डेफिनेशन क्या है, सिंपल, अगर फिर से कोई एक सेट हो B जिसमें सारे एलिमेंट्स A में चले जाएं, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट A में ऐसा हो जो B में नहीं हो, तो उस केस में B को A का सबसेट कहेंगे। और बातों पर विचार करते हैं इनसे संबंधित। तो सबसे पहली बात ये कि अगर हमारे पास ऐसा हो तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं। इसको लिखने का तरीका है, इफ़ X belongs to B implies X belongs to A, then B सबसेट A। ये इसको लिखने का तरीका है। अगर हम इसी चीज़ को यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ ध्यान दीजिए कि हमने लिखा है कि X के अगर कोई एक एलिमेंट B में हो और ये इम्प्लाई करता है कि वो फिर से वो A में हो जाए। इम्प्लाई का मतलब होता है, अगर मैं इफ़ ना लिखूँ तो ज़्यादा बेटर क्लियर होगा, X बिलोंग्स टू B का मतलब है कि X B का एलिमेंट है, एंड इम्प्लाइज का मतलब
इसके पहले इफ़ और इसके जगह पे देन, मतलब इफ़ दिस देन दैट, इन दोनों ये इफ़ और देन जो टर्म्स हैं ये दोनों यहीं पे शामिल हैं। तो x बिलोंग्स टू b implies x बिलोंग्स टू a, देन b सबसेट a। लेकिन अगर मैं इसी लैंग्वेज में इसको डिफाइन करना चाहूँ तो लिखना पड़ेगा क्या मुझे, x बिलोंग्स टू b implies x belongs to a and y belongs to a, let me write more clearly. So x belongs to b implies x belongs to a and there exists a y, let me write at least one y belongs to a but y does not belongs to b। तो हम इसको इस तरीके से मैथमेटिकली समझेंगे कि ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये है सबसेट का कॉन्सेप्ट। आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो कि इन सेट्स सबसेट्स पे आधारित हैं। तो सबसे पहला है कि ए बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड बी ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो उस केस में ए और बी इक्वल सेट्स कहे जाएंगे। तो इसके लिए हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, जैसे ए को हमने मान लिया कि बी का सबसेट है एंड बी भी ए का सबसेट है, देन वी विल से a इज इक्वल टू बी। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख भी सकते हो कि ऐसा क्यों होता है। अगर मान लीजिए कि हमने लिया 2 4 6 और यहाँ कोई एक सेट लिया b और यहाँ ले लिया मैंने 4 6 2, ये दोनों इक्वल सेट्स हैं। तो इक्वल सेट्स में ऑब्वियसली इक्विवेलेंट हो ही जाएंगे बिकॉज नंबर उनके बराबर होते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप जब सबसेट को प्रूव करने जाओगे तो कैसे समझोगे कि कोई एक एलिमेंट यहाँ से आप लोगे जो A में है वो B में तो होगा ही, और वो सभी एलिमेंट्स के लिए ट्रू होगा। मतलब B में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो A में नहीं है। इस वजह से आप क्लियरली देख पा रहे हो कि A B का सबसेट है। एंड सिमिलरली उसको रिवर्सली सोचोगे तो फिर से B भी A का सबसेट मिलेगा, और ये बात तय करता है एनालिटिकली कि A इज इक्वल टू B होगा। तो ये कंडीशन आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर दो सेट्स इक्वल होंगे तो क्या होना चाहिए। अब ये दूसरा पॉइंट है, द एम्प्टी सेट फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये आपको थोड़ा सा बॉदर कर सकता है। ये इसका मतलब है कि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, कोई भी सेट हो उसका सबसेट होगा। अब ये क्यों होता है आप समझिए। फिर से आप पहले रिकॉल कीजिए कि सबसेट होने का कंडीशन क्या है। x बिलोंग्स टू a implies x belongs to b, then we say a subset b। ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। अब मैं कह रहा हूं कि फाइव इज एवरी सबसेट। एक थ्योरी है दैट इज कॉल्ड वैक्यूअसली ट्रू। वैक्यूअसली ट्रू का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास इफ और देन का सीन हो तो जो हाइपोथेसिस जो इफ के बाद होता है और देन के बाद का जो कहते हैं उसको बोलते हैं कंक्लूजन या फिर रिजल्ट या कुछ भी कह सकता है। तो इफ के बाद यानी कि जो हाइपोथेसिस या कंडीशन है वो ही फॉल्स मिले तो हम वैसे स्टेटमेंट को वैक्यूअसली ट्रू मानते हैं। तो यहाँ पे वैक्यूअसली इस फाई के पास वही चीज़ मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप ये कह रहे हो कि अगर x a में होगा देन अगर वही x b में होगा तो इस केस में a b का सबसेट होगा। मतलब x उस a के सभी टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब इस फाई पे इस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू फाई।
तो x बिलोंग्स टू फाइव का मतलब क्या है कि अगर ये कंडीशन a की जगह पर आप फाइव को रिप्लेस करो तो आपको लिखना पड़ेगा x बिलोंग्स टू फाइव एंड x बिलोंग्स टू b, देन वी शुड राइट फाइव सबसेट b। लेकिन आप ध्यान से सोचिए कि चूंकि x बिलोंग्स टू फाइव तो ये पहले ही गलत हो गया, यानी कि जो कंडीशन है वो पहले ही गलत है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट तो फाइव में है ही नहीं। तो जब कंडीशन पहले से ही गलत है तो वैक्यूअसली इस स्टेटमेंट को हम ट्रू मानेंगे। कौन सा स्टेटमेंट? फाइव द सबसेट ऑफ बी, जो कंक्लूजन है। तो उस कंक्लूजन को हमें ट्रू मानना पड़ेगा जब कंडीशन फॉल्स हो, तो ये वैक्यूअसली ट्रू माना जाएगा। तो फाइव के बारे में ये चीज़। दूसरे तरीके से आप सोच सकते हो कि अगर आपके पास कोई एक सेट है, मान लीजिए कि खुदे के लिए 2 4 6 ही है, तो इनके अगर आप सबसेट्स बनाने जाओगे, मतलब वैसे सबसेट को लिस्ट करोगे, वैसे सबसेट्स को डिस्कवर करने जाओगे जो इस ए के सबसेट्स हैं, मतलब वैसे सेट्स को आप अगर डिस्कवर करेंगे जिसमें इस ए के सबसेट्स बनने का क्राइटेरिया हो, तो ऑब्वियसली आप क्या फाइंड करोगे? जैसे मान लो कि मैंने ऐसा लिखा 2, तो 2 वाला एलिमेंट, 2 वाला सेट इसका सबसेट बन जाएगा, देन 4 वाला भी सबसेट बन जाएगा, 6 वाला भी सबसेट बन जाएगा, एंड देन 2 4, देन 4 6 एंड देन 2 6 एंड सो ऑन। लेकिन आप ये भी सोच के देखिए कि 5 वाला भी सेट जो होगा वो सबसेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कर क्या रहे हो, उसी लॉजिक को फॉलो कीजिए। मैंने कहा था कि जैसे आपने किचन से कुछ लाना है, तो किचन में से आप वो भी ला सकते हो जिसमें कुछ नहीं हो। मतलब एक ग्लास में आपको पानी लेके आना है, तो कहा जाए कि जस्ट टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, तो उसमें पानी है, यानी कि ग्लास उसका कंटेनर है, ग्लास एक सेट है और वाटर उसका एलिमेंट है। लेकिन मैं कहूँ कि जस्ट टेक अ ग्लास ऑफ नथिंग, तो आप क्या लेके आओगे? खाली ग्लास। यानी कि ग्लास ऑफ नथिंग जो मोटे तौर पे साधारण तरीके से समझा हमने, वो ग्लास ऑफ नथिंग ही इस एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। एंड ग्लास ऑफ नथिंग जो है वो भी उस किचन का ही हिस्सा था, यानी कि वो किचन का ही सबसेट था। इस वजह से इसमें ए जो है 2 4 6, इसके लिए ये जो ग्लास ऑफ नथिंग है, दैट इज़ द कंटेनर ऑफ नथिंग और द सेट ऑफ नथिंग, इसी सेट का हिस्सा होगा। इसलिए 5 भी हमेशा हर एक सेट का सबसेट माना जाएगा। मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही समझा दिया। एनीवेज, अ सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सो ये भी एग्जैक्टली ट्रू मिलेगा, कोई भी सेट अपने खुद का सबसेट तो होगा ही, तो ये आपको सही मानना है। एंड जो चौथी बात इंपॉर्टेंट है वो है नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू के। अगर हो तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट इज टू द पावर के। और इसको प्रूव करने का जो तरीका है वो या तो मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करोगे या फिर इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट से प्रूव करना पड़ेगा, और दोनों चैप्टर्स हमें आगे पढ़ने हैं। तो इसके लिए जो प्रूफ है हम भविष्य पे छोड़ देते हैं और वहाँ हम इसको करेंगे। हालांकि इसको इंट्यूटिवली अभी कुछ देर बाद में समझ में आ सकता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि हम सेट्स के किसी सेट के सबसेट्स को कैसे लिखेंगे। इससे पहले मैं समझता हूँ ये एग्जांपल सही रहेगा। सपोज़ कीजिए हमने कोई एक सेट लिया ए जिसमें कुछ एलिमेंट्स लिए मैंने 1 2 एंड 3। तो आपको पहले तो ये ध्यान देना है कि एक सेट और 5 ये दो सेट्स हैं जो कि इस सेट के सबसेट्स होंगे। तो पहले हम लिखेंगे 5 और मैं लिख रहा हूँ इनके सबसेट्स। तो ये तो हो गया 5। दूसरा अब मैं बनाऊंगा इस 1 को लेके एक सेट, देन 2 को लेकर, देन 3 को लेने के बाद देन मैं दो का पेयर लूँगा, 1 2, देन 1 3, देन 2 3 एंड फाइनली ये एक पूरा सेट। तो इस 5 को और इस A को कहा जाता है ट्रिवियल सेट्स।
आई मीन ट्रिवियल सबसेट, एंड देन सिमिलरली इसको भी कहेंगे ट्रिवियल सबसेट, क्योंकि ये तो हर एक सेट में होने ही वाले हैं अगर हम सबसेट उनके तैयार करें तो। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सेट B है और उसके पास एलिमेंट्स हैं केवल सपोज कीजिए A एंड B, लेट अस से स्मॉल, और अगर हम इसके सबसेट्स को तैयार करें तो लिखना पड़ेगा phi पहला, देन लिख सकते हैं A, देन B एंड देन AB। बाय द वे आप ये भी तय करते जाओ कि क्या वो 2 to the power k जो लास्ट में बताया था कि सेट के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, NA इज इक्वल टू 3, तो उसके पास नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आने चाहिए, नंबर ऑफ सबसेट्स शुड बी 2 to the power 3 दैट इज 8, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसके पास 2, तो नंबर ऑफ सबसेट्स आने चाहिए इसके 4 to the power 2 दैट इज 4, और ये यहाँ पे मिला हुआ है। सपोज कीजिए हमने कोई एक सेट लिया केवल एक एलिमेंट का और एलिमेंट मैंने मान लिया 0, तो उस केस में इसके सबसेट्स क्या मिलेंगे, पहला तो 5 मिलेगा और फिर एक दूसरा 0 मिलेगा। और आप समझ सकते हो ऐसा क्यों, बिकॉज नंबर ऑफ C जो होगा वो 0 होगा, इसलिए नंबर ऑफ सबसेट्स की संख्या कितनी होगी 2 to the power 0 दैट इज 2 to the power इज 1 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली अगर मैं 5 के सबसेट की बात करूं तो 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए जो इसका जो सबसेट होगा 5 का वो खुद ही हो जाएगा 5, और इस वजह से इसके पास केवल एक सबसेट मिलेगा और वो बिल्कुल सही है, बिकॉज नंबर ऑफ 5 इज गोइंग टू बी 0, इसलिए नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ 5 is going to be 2 to the power 0 that is 1। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट के जितने भी डिफरेंट सबसेट्स हो सकते हैं उनकी संख्या को तय करते हैं और उसके बाद उनको एग्जैक्टली वो कौन कौन से हैं वो लिख पाते हैं। अब आते हैं एक एक्सरसाइज पे जिसमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ कहा गया है एक सेट है x such that x is equal to n plus 3, then n is less than k, n belongs to z positive where k belongs to a rational number। तो यहाँ ध्यान दो ये डबल तरीके से जिसको डिफाइन किया गया है, n पहले तो k से छोटा है, ये जहाँ जो n गिवन है, और n पॉजिटिव इंटीजर है और k की वैल्यू रैशनल नंबर है। तो सबसे पहले में लिखना है फर्स्ट पार्ट में कि अगर k की वैल्यू 4 हो तो a को आपको लिखना होगा रोस्टर फॉर्म में। तो पहले वो प्रयास करते हैं कि कैसे लिखा जाएगा। n k की वैल्यू हमने 4 लिखी, तो ऑब्वियसली ये जो सेट होगा फिर से अब को डिफाइन करना पड़े तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4, सॉरी k इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2n प्लस 3 सच दैट n इज लेस देन 4, और अभी भी n क्या है, बिलोंग्स टू z पॉजिटिव और k तो रैशनल नंबर है ही। तो अब हम क्या करने वाले हैं इसमें, चूंकि n नेचुरल नंबर है, ध्यान दीजिए क्योंकि z पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, तो हम उस 4 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उन्हीं पे ध्यान देंगे, बिकॉज हम k तो केवल रैशनल नंबर जो कंडीशन है वो केवल k पे है, ये ध्यान देना। हमें n पे रैशनल नंबर का कंडीशन नहीं लगाना, n पे तो हमें पॉजिटिव इंटीजर का कंडीशन लगाना है। तो इस 4 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उनको यहाँ बारी बारी से रखते जाना है। तो हम अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, वो मिल जाएगी 5। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पे मैं इसको बता दूँ कि n की वैल्यू यहाँ से इस आधार पे मिलेगी 1, 2 एंड 3। तो n की वैल्यू 1 पे मिलेगा ये 5, n की वैल्यू 2 7 एंड 3 रखेंगे तो 9। तो ये 3 नंबर जो मिलेंगे वो इस सेट का हिस्सा होंगे, और इस तरीके से हमने a को रोस्टर फॉर्म में लिख भी लिया है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे
list all the proper subsets of the set A that we found in part 1. तो इस A में पार्ट 1 में जो हमने सेट फाइंड किया उसी का हमें प्रॉपर सबसे जो होगा उसको लिस्ट करना है. तो सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि प्रॉपर सबसेट की बात कर रहा है. तो प्रॉपर सबसेट में वो सेट नहीं होगा जो एग्जैक्टली A बन जाएगा, मतलब ट्रिवियल सेट A हम नहीं लिखने वाले हैं. तो अब हम इसको क्या करने वाले हैं, इसके लिए पहला सेट लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 5, फिर 7, फिर ओनली 9 वाला सबसेट, 5 7 वाला सबसेट, देन 5 9 वाला सबसेट, देन 7 9 वाला सबसेट, एंड दैट्स इट. क्योंकि हम अगर 5 7 9 लिख देंगे तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं रह पाएगा, तो केवल उन्हीं को लिस्ट करना था जो प्रॉपर सबसेट बने. तो ये हो गया दूसरे का आंसर. तीसरा है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स ऑफ A इफ K इज इक्वल टू 39 बाई 5. तो चूंकि अगर K इज इक्वल टू 39 बाई 5 है, सो 39 बाई 5 का मतलब अप्रॉक्सीमेटली वो कितना होगा, 7.8. इज नॉट इट इज एग्जैक्टली बेसिकली 7.8, यानी कि n की वैल्यू जो लेनी होगी 0.8 से लेस, तो यानी कि हमें n की वैल्यू लेनी पड़ेगी 1 2 ... till 7, क्योंकि हमें वैसे नेचुरल नंबर्स को लेना है जो 7.8 से छोटे हैं. इसका मतलब वो संख्या में कितनी होंगी, वो होंगी 7. सो ये 7 नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि इसके पास A के पास जो एलिमेंट्स मिलेंगे, हमें सबको फाइंड करने की जरूरत नहीं है 7 तक. हम डायरेक्टली क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ A फाइंड कर लेंगे, बिकॉज n की वैल्यू 1 से 7 लिखेंगे तो x की वैल्यू भी 7 ही मिलेंगी. तो n ऑफ A विल बी 7, और जब इसकी संख्या मिल चुकी है तो हमें बताना है नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स. तो प्रॉपर भी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर भी होना चाहिए और साथ साथ नॉन एम्प्टी होना चाहिए. मतलब कि जो दो ट्रिवियल सबसेट्स होते हैं उनको छांट देना है. तो सबसे पहले हम ये तय कर लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे. सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 to the power 7, और इसके बाद हमें जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो मिल जाएंगे 2 to the power 7 minus 2. सो 2 to the power 7 होता है आई थिंक 128, और उसमें से 2 आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे, सो हो जाएगा 126. तो ये होंगी टोटल संख्या उन सबसेट्स की जो n इज इक्वल टू 7.1 वाले कंडीशन से इस A के लिए बनने वाली है. इसके बाद हम समझते हैं अब एक और कॉन्सेप्ट, दैट इज यूनिवर्सल सेट का. सो यूनिवर्सल सेट क्या है, अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स अंडर डिस्कशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट. ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसमें आपको बस इतना समझना है. मान लीजिए कि हमने कोई एक सेट लिया A, टेस्ट लिया 1 2 3, और सेट B ले लिया हमने 2 4 6, सेट C को लिया मैंने केवल 2, सेट D को लिया मैंने 1 2 9, एक सेट ले लिया U जो कि यूनिवर्सल बनने वाला है, और यहाँ मैं लिखने वाला हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक सेट साथ साथ ले लिया E, और इसको मैंने लिया 1 2 and 12. मैं कहूँ A is subset of U, still B is also subset of U, C is subset of U, and D is also subset of U. इस A B C D के जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स U में हैं, तो हम इस U को इस A B C D के लिए यूनिवर्सल सेट कहेंगे. तो यहाँ मैं लिख दूँ U इज यूनिवर्सल सेट ऑफ A B C D. बट अगर मैं U और E को कंपेयर करूँगा तो यहाँ जो 12 होगा वो इसके अंदर नहीं है,
तो हम u और e में कोई संबंध स्थापित नहीं कर सकते, लिखेंगे u and e are just two distinct sets. तो अगर एक सेट हो इवन नंबर का, सेट e x, so that x is equal to 2n, where n belongs to natural or z plus, और मान लेते हैं O, that is the set of odd number, x is equal to 2n minus 1, where n belongs to again z plus. तो ये सेट ऑफ इवन नंबर है, सेट ऑफ ऑड नंबर है, तो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा वो इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट होगा। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, सीधे नेचुरल नंबर इज यूनिवर्सल फॉर E and O। तो यहाँ पे E, U and O में ये संबंध है। तो इस तरीके से हमने यूनिवर्सल सेट के कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया है। अब आते हैं एक और कॉन्सेप्ट पे, जो है पावर सेट। The set of subsets of a set is called power set। तो इसमें बहुत कुछ खास नहीं है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट है A, और यहाँ मैंने लिखा 1 2 3, और इसके लिए जब पावर सेट लिखना होगा तो इस PA, इसको डिनोट करते हैं P ऑफ A से, तो इसका पावर सेट क्या होगा, इनसे जो सबसेट बनेंगे उनका कलेक्शन। जैसे 5 लिखा मैंने, फिर 1, फिर 2, 3, then 1 2, then 2 3, then 1 3, and then finally 1 2 3। तो इन सभी सबसेट्स को एक सेट में लिख देंगे तो वो कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए। यहाँ पे कुछ और ख़ास चीज़ें समझ लीजिए। अगर हमारे पास यहाँ पे इस सेट के पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स था वो था 3, तो अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, तो ऑब्वियसली इसके जितने सबसेट्स होंगे, तो एग्जैक्टली क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, यानी कि इस केस में 2 to the power 3। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए वो क्या होगा, तो वो होगा 2 to the power नंबर ऑफ ए। क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाला ये पार्ट दिख रहा है वो है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए जो आए हैं वो सभी सबसेट्स उस पावर सेट के एलिमेंट्स बन गए हैं। इसका मतलब अब पावर सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या है 2 to the power नंबर ऑफ ए। इसका मतलब जब उसके सबसेट्स काउंट किए जाएंगे तो हो जाएगा 2 to the power नंबर ऑफ ए। तो ये है पावर सेट का कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं पावर सेट के एक दूसरे एग्जाम्पल पे विचार करूं, जैसे मैं कहूं कि अगर हमारे पास कोई ए सेट है, दैट इज लेट्स से इट इज़ जस्ट 5, लेट अस कॉल इट 5, और मैं कहूं कि पावर सेट ऑफ 5 आपको बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक सेट बनाना पड़ेगा, एंड देन हमें इसमें क्या रखना चाहिए, सबसे पहले 5 एक सेट, 5 जो कि एम्प्टी सेट सबके लिए सबसेट है वो 5, एंड देन ये 5 खुद, इसलिए आप इसको ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो कि चूंकि इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स था 0, मतलब नंबर ऑफ 5 था 0, तो इसके पास जो नंबर ऑफ
पावर सेट ऑफ ए होगा, पावर सेट के पास जो एलिमेंट होंगे वो होगा 1, इसलिए नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट ऑफ 5 जो होगा वो होगा 2 to the power 1, दैट इज 2, इसलिए यहाँ पे दो संख्याएं, दो सेट्स मिले। तो ये था पावर सेट ए। अब इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस हमें करने हैं। अब इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा टॉपिक है, जो कि छोटा सा पॉइंट है जो कि मैं भूल गया था बताना, वो है सुपरसेट का। सुपरसेट क्या है? तो अगर मैं कहूँ कि इफ़ A is subset of B, then B is called the superset of A. That's it. और सुपरसेट के फॉर्म में अगर लिखना पड़े तो हम ऐसे लिख सकते हैं B is a superset of A। मतलब इस B को लेफ्ट हैंड साइड में सब्जेक्ट बना के अगर A पे काम करना पड़े तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, हालांकि इसको रिवर्स कर देते हैं और हम पढ़ते हैं इसको B सुपरसेट ऑफ A, और इसे पढ़ते हैं A सबसेट B। हालांकि दोनों का प्रिंसिपल वाइज मीनिंग देखा जाए तो वो सेम है। अब आते हैं इस एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज क्या है? कंसीडर अ सेट दिस में एलिमेंट्स हैं 5, एक ब्रैकेट वाला 1 2 3, ये 4 इसके एलिमेंट्स हैं इस सेट के। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, और अगर गलत होगा तो आपको रीज़न देना है कि वो क्यों। तो अगर हम इस पहले में विचार करें 5 द सबसेट ऑफ ए, तो ये जो 5 सबसेट आपको यहाँ पे 5 वाला कहा गया, हालांकि जो एम्प्टी सेट होता है वो यूनिवर्सल दी 5 है, एक ही 5 सभी जगह काम करेगा। लेकिन इस सेट के लिए जब आप सबसेट तैयार करोगे तो 5 जो कि हर एक सेट का सबसेट होता है वो तो आएगा ही, इसलिए ये ट्रू है। नाउ ब्रैकेट वाला 5 क्या सबसेट होगा? ऑफ कोर्स होगा, बिकॉज ये 5 इसका एक एलिमेंट है। जब हम इसके सबसेट तैयार करेंगे तो ये एक तो आएगा 5 और दूसरा आएगा इस 5 को इस ब्रैकेट में देने के बाद एक जो सबसेट बनेगा वो, इसलिए ये भी ट्रू है। 5 इसका एलिमेंट है क्या? ऑफ कोर्स यहाँ पे दे रखा 5 एलिमेंट, तो ये भी ट्रू है। 1 ब्रैकेट के साथ उसका सबसेट है क्या? ऑफ कोर्स नॉट, वो तो उसका एलिमेंट है। तो हम इसको सही करना चाहें तो लिखेंगे एलिमेंट है, और वही रीज़न है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो ये 1 ब्रैकेट वाला है वो करेक्टली डिफाइन हो इस तरीके से। नाउ ये अब ब्रैकेट एंड देन ब्रैकेट वाला 1 and 2, तो जब आप एक सेट तैयार करोगे इस तरीके का सबसेट 1 and 2 को लेते हुए, तो ये एक सबसेट हो सकता है, इसलिए ये सही है। नाउ ब्रैकेट वाला 5 and 2 सुपर सेट है 2 का, एंड देन 2 सबसेट है A का। तो जो इधर वाला पार्ट हिस्सा दिख रहा है वो तो सही दिख रहा है, बिकॉज जब इसके जो एक वाले सबसेट तैयार किए जाएंगे तो 2 सबसेट मिलेगा A का। लेकिन अगर इस सेट पे विचार करें 5 ब्रैकेट वाला एंड 2 सुपर सेट है 2 का, क्या 2 इसका सबसेट है? ऑफ कोर्स, क्योंकि इस सेट के लिए अगर हम एक वाले सबसेट तैयार करेंगे तो उसमें ये ब्रैकेट वाला 2 आएगा ही। इसका मतलब ये एग्जैक्टली करेक्ट है। नाउ 2 और 3 वाला जो ब्रैकेट वाला सबसेट है वो A का एलिमेंट है क्या? नो, ऑफ कोर्स नॉट। जब एलिमेंट लिखते हैं तो उसमें ब्रैकेट नहीं आता, और 2 और 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं इसके पास कोई ब्रैकेट या फिर कोई कर्ली ब्रैकेट पहले से नहीं है, इस वजह से ये गलत है। हमें लिखना चाहिए था 2 3 का ब्रैकेट सबसेट ऑफ A, या फिर आप 2 और 3 को उसका एलिमेंट लिखोगे तो बिना ब्रैकेट के लिखोगे। नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ A 16। इसके पास एलिमेंट्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ A हमारे पास है 4, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट होगा वो होगा 2 to the power 4, that is 16 is exactly absolutely correct। अब है 2 3 5 belongs to power set of A, तो 2 3 5 बिलोंग करेगा क्या पावर सेट ऑफ A में? अगर हम इनमें से 3 का
तीन एलिमेंट्स को लेके एक सेट बनाएं, तो जिसमें ये एक सेट आ सकता है जिसमें 2 हो, 3 हो और ये वाला 5 हो। तो ये एक चूँकि एक सबसेट है ए का, इसलिए वो पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट तो हो ही जाएगा, इसलिए ये भी करेक्ट है। ब्रैकेट वाला 1 और 5 सबसेट है पावर सेट ऑफ ए का। तो हम ये कैसे तय करेंगे कि ब्रैकेट वाला 1 सबसेट है कि नहीं? अब देखिए ध्यान से, पावर सेट ऑफ ए में जो एलिमेंट जाएंगे वो 16 एलिमेंट जाएंगे। तो अगर हम इस 1 वाले ब्रैकेट को पावर सेट ऑफ ए के अंदर डालेंगे तो हम कैसे डालेंगे? इस 5 को तो ऐसे छोड़ देंगे, देन 5 ब्रैकेट के साथ जाएगा एंड देन 1 वाले ब्रैकेट वाले 1 को फिर से हम एक और ब्रैकेट देंगे, तभी वो सबसेट कहला पाएगा ए का और तभी वो एलिमेंट बन पाएगा पावर सेट ऑफ ए का। तो कहीं भी सिंगल ब्रैकेट वाला जो ए होगा वो इस पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट नहीं हो सकता। तो जब एलिमेंट नहीं होगा तो उसका सबसेट बनने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जब सबसेट बनेगा तो एक और ब्रैकेट इम्पोज हो जाएगा। तो अगर हम इसको करेक्ट करना चाहते हैं तो हम एक और ब्रैकेट यहाँ पे देना चाहेंगे, इस वजह से ये चीज़ गलत होगा। ऑलराइट, सो आज हमने इतना कुछ सीखा। आगे हम इसके बाद समझने वाले हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स, जिसमें सेट्स को कैसे हम इंटरेक्ट कराएंगे, 2 सेट्स को। उसके बाद किसी सेट को पिक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वेन डायग्राम के थ्रू, और वेन डायग्राम की मदद से कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसको व्हाट टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। एंड एक चीज़ और कि जब हम सेट्स को पढ़ते हैं तो जो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि प्रूव करने वाले क्वेश्चन से ही आपका जो मैथमेटिकल स्किल होगा वो डेवलप होगा। तो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस पे एक पूरा लेक्चर डेडिकेटेड रहेगा आने वाले दिनों में। सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक संयम रखिए एंड मैथमेटिक्स को एंजॉय कीजिए।